हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार चलते 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 इस चैप्टर की लास्ट स्टेज पर, होपफुली लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए बेटा। आज का लेक्चर लास्ट ही होगा और हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे बेटा। चैप्टर एसी यूनिट आपकी जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट हुई है भाई। तो यूनिट आपकी ओवरऑल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। तो कुछ दिन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे लगे, कुछ दिन हमें अल्टरनेटिंग करंट पे लगे। होपफुली आज हम इसको कवर अप करने जा रहे हैं। दो टॉपिक मैंने बोला था रह गए, एक ट्रांसफार्मर जो लास्ट लेक्चर में हो गया, और एक है फिर एसी जनरेटर। अच्छा, किसी किसी बुक्स में ना एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट में दिया होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है ये। लेकिन क्योंकि इसने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना है, इसलिए हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाकर लास्ट में इसको लेकर आते होते हैं। सो आज का टॉपिक बेटा जी एसी जनरेटर। जनरेटर तो खैर दो तरह की होती हैं, डीसी जनरेटर भी होता है, एसी जनरेटर भी होता है। लेकिन डीसी जनरेटर सिलेबस में नहीं है, हमने उसको कवर अप नहीं करना, नॉलेज के लिए पढ़ लेना। फिलहाल किस पे हम एसी जनरेटर पे कई कुछ करना होगा। लेकिन यार अपने ये जो लेक्चर्स होते हैं ना, यहां पर हम जो भी टॉपिक करते हैं वो इस एंगल से करते हैं कि यार हमने इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज तो इसका एनिमेशन के साथ वीडियो यूट्यूब पे जाओ, एसी जनरेटर का विद एनिमेशन कई तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो नॉलेज के लिए कर लेना भाई। लेकिन अब एग्जाम में जब ये आएगा एसी जनरेटर, तो उसमें एनिमेशन थोड़ी बना कर आओगे। नॉलेज के लिए यूट्यूब पे जितने मर्जी वीडियोस देखो एसी जनरेटर के। लेकिन अपना ये जो लेक्चर है वो इस हिसाब से है कि कल को पेपर आएगा कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब उसको अटेम्प्ट करते वक्त जो आपका डायग्राम है ना भाई, वो सिंपल सीधा सादा सा होना चाहिए, जो 1 मिनट के अंदर अंदर बन जाए। अब यहाँ पे इसका हम 3 डायमेंशनल डायग्राम भी बना सकते हैं, बुक्स में दिया होता है यार, देखो जाके उसको। लेकिन वो 3D डायग्राम कहाँ एग्जाम में बनाते रहोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रिंसिपल भी होगा, साथ में डायग्राम भी बनाना होगा, एक आधा क्वेश्चन और डालेगा, तो उसमें पूरा हमने आधा घंटा डायग्राम में थोड़ी लगा देना है। तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल, पिछली बार हमने ट्रांसफार्मर जो बनाया था उसका डायग्राम भी बिल्कुल कैसे रखा, सिंपल ही रखा। ये डायग्राम मैंने पहले बना दिए, हमने कहा कि चलो टाइम वेस्ट ना हो तो डाल लो यार हेडिंग ऑल्टरनेटिंग कर, सॉरी एसी जनरेटर। तो आज की हेडिंग जी एसी जनरेटर यानी ऑल्टरनेटर। इसको कभी कभी ऑल्टरनेटर भी कहते हैं बेटा, एसी जनरेटर को ऑल्टरनेटर भी कहते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट ये जनरेट करता है। ओके, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन डिवाइस टाइप, तो फिर वही बात, इसके अपने जो बेसिक पॉइंट्स आएंगे बेटा, क्या आएंगे कि सबसे पहले नंबर पे हमें इसका क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल। फिर इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है बेटा। कंस्ट्रक्शन मतलब लेबल्ड डायग्राम। ओके जी, लेबल डायग्राम बना हुआ है, उसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। फिर बेटा जी इसकी वर्किंग पार्ट है कि कैसे कैसे वर्क करेगा। फिर इसका थ्योरी पार्ट, एंड देन इसके कोई यूजेस, कोई एडवांटेजेस, कोई डिसएडवांटेजेस, कोई लिमिटेशन एक्सेट्रा, जो भी है बेटा वो कवर अप कर लेंगे। ओके जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना जितने, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, यार इन पे बेस्ड ना छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल वगैरह भी एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे पिछली बार ट्रांसफार्मर में एक मैंने एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट बताया था, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर बताई थी, नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज या करंट के साथ क्या रिलेशन है, वो छोटी छोटी सी बातें यार उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं, तो कर लेना। ये जो बड़े क्वेश्चंस है ना यार एग्जाम में जब भी आते हैं, तो ये नहीं है कि 5 नंबर का डाल देगा कि एक्सप्लेन करो अब एसी जनरेटर, वो उसको पार्ट्स में कर कर डालेगा। पार्ट्स में मतलब प्रिंसिपल का आधा नंबर, कंस्ट्रक्शन का आधा नंबर, साथ में कुछ यूज पूछ लेगा, या फिर
न्यूमेरिकल डाल देगा तो पार्ट्स में आते हैं बेटा क्वेश्चन होगा, चलो ठीक है 5 नंबर का 3 नंबर का, लेकिन उसके भी क्या बनाए होते हैं उसने, पार्ट्स बनाए होते हैं। तो एक एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल पे, लेकिन उससे पहले फिर वही बात एक बार बता देते हैं फिर से। व्हाट इज एन एसी जनरेटर, पता तो होना चाहिए ना, एसी जनरेटर क्या है यार। एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब वोल्टेज और करंट जी की जनरेशन होगी। अब वोल्टेज आपको पता है या करंट आपको पता है, दो टाइप का होता है, एक ऑल्टरनेटिंग एक डायरेक्ट। इसने कौन सा प्रोड्यूस करना है, ऑल्टरनेटिंग करना है। ऑल्टरनेटिंग कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। कोई भी जनरेटर जो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका प्रिंसिपल भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के और भी तरीके हैं, एक तरफ चार्ज इकट्ठा करवा दो किसी तरीके से, पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस से भी होती है। लेकिन यहां पर ये जो करंट वगैरह जनरेट हो रहे हैं बेटा किससे हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट से हो रहे हैं, जो कि हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल पे आते हैं बेटा, प्रिंसिपल मैं लिखूंगा नहीं, अपना नोट कर लेना। अब डायग्राम बना हुआ है, मेरे पास जगह नहीं है, नोट कर लेना, सिंपल है इसकी बात। सबसे पहले नंबर पर अगर हम स्टार्ट करें इसको, तो पहले नंबर पे प्रिंसिपल लिखना है यार, कोई पूछे चाहे ना पूछे, एग्जाम में आपने प्रिंसिपल लिख के आना ही है, बात खत्म। तो सबसे पहले लिख लो कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, पूरी बात बोलता हूं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन according to which if a rectangular coil is rotated in external magnetic field, some EMF is produced in it. It is based on, दोबारा बोल रहा हूं भाई, एक बार लिख लो, it is based on the principle of electromagnetic induction, according to which if a rectangular coil is rotated in a magnetic field, some EMF is induced या produced in it या across its ends। इतना लिख लो बहुत है। या जो आपने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो बता देना। यहां पे बस प्रिंसिपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वही पुरानी डेफिनेशन ही बोली है, बस यहां पे स्पेशली रेक्टेंगुलर कॉइल वर्ड यूज कर लिया है और स्पेशली रोटेटेड वर्ड यूज कर लिया है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो उसमें हम रोटेशन या रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं बोलते, उसमें तो सिंपल बोलते हैं कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, सम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। लेकिन यहां पे तो हमें पता है ना, अब कॉइल रेक्टेंगुलर ही लेनी है तो रेक्टेंगुलर बोल दिया मैंने, और इसमें रोटेट ही करना है तो रोटेट वर्ड यूज कर दिया। फिर से बोल रहे हैं एक बार प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू व्हिच इफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स। होपफुली लिख लोगे प्रिंसिपल। ओके जी, अगली बात आ गई बेटा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपके सामने है, बता रहे हैं। फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है बेटा, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा या एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन होंगी तो ये क्या हो गया, एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा भी पता है, ए भी पता है, सब आपको पता ही है। अब फ्लक्स चेंज करने के हमने बोला कई तरीके हैं, बी को चेंज करो, ए को चेंज करो या थीटा को चेंज करो। अब एसी जनरेटर में फ्लक्स चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा यूज किया गया है, एंगल चेंज करो। यानी जब आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे, इसके थ्रू फ्लक्स में क्या आएगा,
चेंज आएगा और ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में बेटा पहले एक डायग्राम पे कंसंट्रेट करना, दूसरा क्यों बनाया वो भी बता देंगे, वो बाद में बताएंगे। पहले एक ही डायग्राम पे क्या करना, कंसंट्रेट करना। बेटा ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना था, क्योंकि बोल रहे हैं बार बार प्रिंसिपल में कि जी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कॉइल को रखेंगे। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भाई रेक्टेंगुलर कॉइल को रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हमने क्या ले लिया, बड़े बड़े से मैग्नेट होते हैं यार, बड़े बड़े से क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। ये दो मैग्नेट्स हो गए। आपने एग्जाम में कंस्ट्रक्शन पार्ट में दो डायग्राम बना दिए, दो मैग्नेट के पोल्स बना दिए, एक नॉर्थ है एक साउथ है। इसमें फिर हमने एक बड़ी सी रेक्टेंगुलर कॉइल रख देनी है जी। अभी अपनी ए बी सी डी क्या हो गई, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ इधर को जा रहा है, आपको पता ही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, रेडियल दिया हुआ है हमने इसको। ठीक है जी। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रख दी ए बी सी डी। अब आप देख पा रहे होगे इस वक्त फील्ड इधर है, कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का जो नॉर्मल है उसके बीच में इस वक्त एंगल कितना बन रहा है, इट इज 90 डिग्री। अब क्योंकि इस वक्त एंगल 90 डिग्री है, इस फार्मूले के हिसाब से फ्लक्स क्या है, 0 है। इस वक्त इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं पास कर रही। अगर इसको रोटेट कर दूं, अगर ये कॉइल मान लो रोटेट होती है, देखो इसको अंदर की ओर ऐसे रोटेट किया हुआ है, ऐसे घूम रही है, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रही है। अगर इसको रोटेट करूं तो रोटेट करने से देखो ये ऐसे हो जाएगी, कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगी। अब फील्ड लाइन सारी पास कर जाएंगी इसमें से। जब फील्ड लाइन पास कर रही है तो फ्लक्स आ जाएगी। भाई थोड़ी देर पहले फ्लक्स नहीं थी, 0 थी, अब फ्लक्स आ गई। फ्लक्स आएगी तो चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये कोई नई बात है नहीं, आपको पता ही है। अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे तो उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होनी है। क्यों चेंज होनी है, क्योंकि थीटा की वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम में 0 से हमने क्या की थी, शुरुआत की थी, इनिशियल एंगल था दैट वाज 0, फाइनल 90 डिग्री है। इसको यार रोटेट करते रहो, एंगल इस वक्त 0 था, 0 से 90 होगा, 90 से फिर 0 होगा, 0 से 90 होगा, 90 से फिर 0 होगा, नहीं 0 से 90 होगा, 90 से 180 हो जाएगा, 180 से फिर से 270 हो जाएगा, उसके बाद फिर से 0 हो जाएगा। ये चलता रहेगा यार, जब तक ये घूमती रहेगी तब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, तब तक इसके अक्रॉस करंट इंड्यूस होता रहेगा। रोटेट करना इजी होता है। ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, इसके साथ फैंस लगे होते हैं बेटा, बड़े बड़े टर्बाइन्स होती हैं, इसके साथ फैंस लगे होते हैं। अब आपने फैन घुमाना है, जैसे पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसके साथ यहां पर फैन लगा हुआ है, घूमेगी फैन के साथ साथ। फैन को घुमाने के कई तरीके, पानी की बौछार से घुमा दो तो भी घूमेगी, वो हाइडल पावर स्टेशन हो गया, हवा से घुमा दो तो भी घूम जाएगी, वो विंड एनर्जी वाला कंसेप्ट हो गया, स्टीम प्रोड्यूस कर कर कोयले से पानी गर्म करो, पानी से स्टीम प्रोड्यूस करो, स्टीम को प्रेशर से मारो इस पे तो भी घूम जाएगी, वो थर्मल पावर स्टेशन हो गया। तो उन बातों पे नहीं जाते हम, अपना जो टॉपिक है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। प्रिंसिपल मैंने बोल दिया, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट की डिस्कशन चल रही है। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में सिंपल हमने बोल दिया जी एनएस क्या है, इसके बाद इसको आप साइड पे लिख देना होता है। ठीक है, साइड पे इसको मैं मिटा दूंगा, यहाँ पे लिख के लिख देना होता है। एनएस के बारे में लिख देना, यहाँ पे लाइन लगा लगा के लिखोगे ना तो डायग्राम गंदा सा हो जाता है, तो बीच में नहीं लिखते होते। एनएस के आगे लिख लो कि जी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स हैं। उसके बाद जो आपकी ए बी सी डी है इसके सामने लिख लो रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, ठीक है जी। अब एबीसीडी कॉइल हो गई, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हो गए। बेटा यार ये जो वायर का एंड है ना, एक सर्कुलर रिंग से कनेक्टेड है और दूसरा एंड दूसरे सर्कुलर रिंग से कनेक्टेड है।
इनको कहते हैं स्लिप रिंग्स। S1 एंड S2 क्या है जी? स्लिप रिंग्स हैं। S1 एंड S2 क्या हो गए? दीज आर द स्लिप रिंग्स। डीसी जनरेटर पढ़ोगे ना, उसमें स्प्लिट रिंग्स होते हैं, इसमें स्लिप रिंग्स हैं। स्लिप मतलब ये इसके ऊपर ये जो बना हुआ ना, ये छोटा सा, ये है बेटा कार्बन ब्रश। ये क्या है? कार्बन ब्रशेस हैं। तो B1 एंड क्यों लगाए हैं बताते हैं। B1 एंड B2 क्या हो गए यार? दीज आर द टू कार्बन ब्रशेस। तो ABCD कॉइल होगी, S1 S2 स्लिप रिंग्स हो गए, B1 B2 कार्बन ब्रशेस हो गए। कार्बन ब्रशेस क्यों लगाए हैं बता रहे हैं, पहले इसकी भी बात कर लो। ये जो है रजिस्टर है, ठीक है। R जो है हमारा वो बेटा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। मान लो यहां पे बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया यार, उसके लिए R यूज कर देते हैं, लोड रजिस्टर बोलते हैं। ये आउटपुट डिवाइस हो गया जी अपना, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा था रिंग क्यों लगाए और कार्बन ब्रशेस क्यों लगाए। मान लो ये कॉइल रोटेट कर रही है, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो क्या होगा? ये कॉइल जब रोटेट कर रही है तो रोटेट कर रही है यार, घूमेगा सब कुछ। अगर सब कुछ घूमेगा और मुझे आउटपुट लेने के लिए अगर मैं बिना रिंग और ब्रशेस की हेल्प से डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस के साथ ये दोनों एंड कॉइल के कनेक्ट कर दूंगा तो यार कॉइल घूमेगी, तो ये जितनी वायर्स हैं वो भी साथ के साथ घूमती रहेंगी। वायर साथ के साथ घूमती रहेंगी तो यार ये जो आउटपुट डिवाइस है ना, बल्ब, मतलब वो भी साथ के साथ घूमने लग जाएगा। पूरी वायर्स में बल्ब पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं, टूट जाएंगी थोड़ी देर में वायर। तो ये जो ABCD कॉइल है, इसका एक एंड रिंग के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड है। जब कॉइल घूमेगी तो रिंग घूमेंगे साथ साथ। अब ये रिंग कार्बन ब्रश के साथ टच है, जुड़ा नहीं हुआ, टच है बस, फिक्स नहीं है। ये इसके साथ टच है, कार्बन कंडक्टिंग होता है। ये वाला रिंग इसके साथ टच है, कार्बन का बना हुआ है, वो भी अपने आप में क्या होता है? कंडक्टिंग होता है। अब होगा क्या, जब ये रिंग घूमेगा तो ये कार्बन ब्रश के साथ टच में रहेगा, घूमते घूमते उसके साथ घिसता रहेगा। ये कार्बन ब्रश है, ये रिंग है, ये घूमते घूमते इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन घिसता रहेगा साथ के साथ। उससे क्या होगा? कार्बन ब्रश जो है ये अपनी जगह पे फिक्स है, रिंग इसके साथ टच हो गया, जो भी करंट प्रोड्यूस होगा यहां तक पहुंच के आगे कार्बन ब्रश से आउटपुट तक पहुंच जाएगा। लेकिन फायदा क्या हुआ? रिंग घूमता रहेगा, रिंग इसके साथ कार्बन ब्रश के साथ टच है, कार्बन ब्रश नहीं हिलेगा। तो रिंग के पहले पहले वाला जो पार्ट है, रिंग के पहले पहले वाला पार्ट है वो अपना रोटेट कर रहा है, और रिंग के बाद वाला यानी ब्रश के आगे वाला जो पार्ट है वो अपनी जगह पे फिक्स पड़ा रहेगा। सिस्टम भी चल जाएगा, कांटेक्ट भी बना रहेगा, और नीचे वाला पार्ट जो है वो घूमेगा भी नहीं, वो स्टेशनरी होगा। जब ये कॉइल घूमेगी, ये मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल घूमेगी, रिंग घूमेंगे, ये इसके साथ टच होते हुए घूमते रहेंगे, ये फिक्स रहेगा, ये घूमता रहेगा, भैया ये फिक्स रहेगा। यहां तक चीज घूम रही है, कांटेक्ट टूटा नहीं है, और फिक्स का ये पूरा का पूरा सिस्टम फिक्स है। तो ऐसे करके आउटपुट यहां से ऑब्टेन हो जाएगी। इतनी कहानी आपने लिखनी नहीं है, सुननी है भाई, आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन पेपर में सारी कहानी नहीं लिख कर आनी है, जितना कि जरूरी है उतना ही लिखना है। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया जी। बेटे ये हमने सेम डायग्राम हाफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा ना उसके लिए बनाया है। हाफ साइकिल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा वो डायग्राम उसके लिए, मतलब जब ये घूमेगी तो
ऐसे पलट गई। अभी ये BC जब इधर पहुंच गई AB और CD उधर पहुंच गई, तो अभी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। कैसा साइकिल कंप्लीट हुआ है? अभी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। अभी ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, ये CD इधर है और AB इधर है। जब ये घूमकर ऐसे पहुंच गई तो भी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ ना बेटा। ये AB, ये वाला एंड AB है, ये घूमकर इधर पहुंचा तो अभी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। जब ये वापस इधर चले जाएगा तो फुल साइकिल कंप्लीट होगा। ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद की सिचुएशन है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में 2 डायग्राम बना के आने हैं, ठीक है जी, 2 डायग्राम बना के आने हैं। तो हाफ साइकिल के बाद की स्थिति यही है, बाकी कुछ नहीं है, वही चीज है। ब्रश अपनी जगह पर ही है, बस ये रिंग घूमकर उल्टा हो गया। ये जो यहां पर थी वो इस जगह पहुंच गई। ब्रश अपनी जगह पर ही है, रिंग बस घूमता जा रहा है और ये भी अपनी जगह पर ही है। इससे बस हमने थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना है यहां पर कि कैसे करंट ऑल्टरनेटिंग होगा। अच्छा देखो, करंट ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, ये मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। फर्स्ट मेथड डायग्राम के हिसाब से है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। दूसरा ऑल्टरनेटिंग ये वो मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, मैथमेटिकली भी आ जाएगा। आपने एग्जाम में दोनों नहीं करके आने, नहीं तो इसी में जिंदगी बीत जाएगी आपकी। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसी में लगे रहोगे। दोनों नहीं करके आने। एग्जाम के लिए मैथमेटिकल वाला पार्ट चलेगा, एग्जाम के लिए मैथमेटिकल वाला पार्ट चलेगा, लेकिन हाँ फिलहाल वर्किंग में वर्किंग 2 बार कराऊंगा, वर्किंग थ्योरी 2 बार कराऊंगा। एक बार डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे ये करंट अल्टरनेटिंग ही है, लेकिन अटेम्प्ट करते वक्त आपने प्रिंसिपल लिखना है। कंस्ट्रक्शन में दोनों डायग्राम बनेंगे, वर्किंग थ्योरी में वो जो मैथमेटिकल वाला मेथड है उससे आप लिख के आ जाओगे। ये जो कहानी है अभी जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे, क्योंकि हमने अटेम्प्ट भी करना ना, डबल चीज क्यों करेंगे। हाँ, समझते वक्त तो चाहे तीसरी भी कोई तरीका होता वो भी मैं बताता। तो फिलहाल प्रिंसिपल आपका हो गया, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आपने ये 2 डायग्राम बना देने, ठीक है। ये भी लिख देना, दोनों डायग्राम बनेंगे। इसके नीचे लिख लेना ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, और इसके नीचे लिख देना ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है। जब कॉइल रोटेट करती है तो उसको घूमने में उसने 360 डिग्री चलना है ना बेटा। टोटल टाइम पीरियड T है, तो अभी इस टाइम में अभी आधी कॉइल पलटी है ना, तो इसके नीचे लिख लो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। ये फर्स्ट हाफ साइकिल की रोटेशन है, और यहां लिख लो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल। ये सेकेंड हाफ साइकिल की रोटेशन। हाँ जी बेटा, तो अब आते हैं इसके वर्किंग वाले पार्ट पे। प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग वाले पार्ट पे आओ। वर्किंग वाला पार्ट सिंपल, सबसे पहले तो यही कि व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस। एज द फ्लक्स चेंजेस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, या कह लो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। ओके, अब यहां पर बेटा करंट किस तरफ चलेगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मतलब क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और ये अल्टरनेटिंग ही होगा। उसको चेक करने के लिए एक तो मेथड है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वाला। देखो, एक होता था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल जो है वो तो फोर्स बताता है कि किसी करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है वो बताता है। एक आता है बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो राइट हैंड रूल है जी, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बस हमने लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड का क्या करना होगा? यूज करना होगा। रूल लगाकर देखते हैं कैसे करंट की डायरेक्शन हमें पता लगेगी। ध्यान से सुनना बेटा। मान लो ये जो कॉइल है, इसको हमने क्या किया? कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट किया। जब आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो आपका जो ए बी वाली वायर है, दो कंडक्टर मान लेते हैं ना इसके, एक कंडक्टर ए बी और एक कंडक्टर सी डी। जो ए बी है यार, उस पर फोर्स किधर को लग रहा है? अंदर को। इस पे फोर्स लग रहा है अंदर को, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड हमें बताएं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमने ढूंढनी है, तो उसके लिए मैंने बोला क्या लगेगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा भाई एफ बी आई। बस लेफ्ट की बजाय क्या यूज करना है? राइट यूज करना है। ये एफ हो गया, ये भैया बी हो गया और ये आई हो गया, ठीक है ना। एफ बी आई। यहां पे भी क्या होता था? एफ बी आई यूज करते थे भैया। यहां पर भी क्या यूज करेंगे? एफ बी आई। लेफ्ट हैंड रूल में हमें फोर्स फाइंड करना होता था, फील्ड और करंट दिया होता था। यहां पर हमें फोर्स गिवन है, फील्ड गिवन है, करंट की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होगी। तो अगर मैं यहां पर इस कंडक्टर पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाकर चेक करना चाहूं कि यार ए बी जो कंडक्टर है उसमें इंड्यूस्ड करंट कैसा प्रोड्यूस हुआ है, ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है, तो उसमें मैं चेक करता हूं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाकर फोर्स अंदर को लग रहा है, क्योंकि कॉइल को ऐसे रोटेट किया, फोर्स अंदर लग रहा है। फील्ड तुम्हें पता ही है, करंट की डायरेक्शन चाहिए भैया एफ बी आई। बी तो इस तरफ है, एफ बी आई, बी इस तरफ है, फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। सोचो, जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये अगर इनसाइड जा रही है वायर, तो इस पे फोर्स लगा अंदर की ओर, एफ बी आई, ठीक है। फोर्स अंदर की ओर लगा, एफ बी इधर ही है, तो करंट किधर गया? एफ बी आई। राइट हैंड रूल यूज किया, फोर्स बी आई, एफ बी आई। करंट नीचे की ओर आ रहा है, दैट मीन्स वायर के इस पार्ट में करंट किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। अगर वायर के इस पार्ट में करंट मेरे भाई नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, तो ऐसे करके फ्लो होगा, यानी ये वाला एंड नेगेटिव डेवलप हो रहा है, ये वाला एंड क्या डेवलप हो रहा है? नेगेटिव डेवलप हो रहा है, क्योंकि करंट नेगेटिव की तरफ चलता है ना, तो करंट नीचे की ओर आएगा। इसको चेक करना। सेम टाइम पर जब ए बी को फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, तो यार उसी वक्त जो सी डी वाला पार्ट था, सी डी वायर थी, तभी तो ऐसे घूम रही है, इस पे बाहर की ओर आ रहा होगा फोर्स। अब इस पे चेक करता हूं, एफ बी आई, बी तो वही है, इस पे फोर्स बाहर की ओर आ रहा है, देख बी इस तरफ, बी, और जो फोर्स लग रहा था वो आउटवर्ड आ रहा ना, बी फोर्स आउटवर्ड, करंट किधर चले गया? ऊपर की ओर। तो इसमें करंट चलेगा ऊपर की ओर, यानी यहां से ये एंड नेगेटिव डेवलप हुआ, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इस एंड से अवे जा रहा है, मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। देख ये एंड पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, तभी तो ऐसे जा रहा है करंट, और इधर से नेगेटिव तक पहुंच रहा है। तो ये एंड पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, ये एंड नेगेटिव डेवलप हो रहा है, ये एंड पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, ये नेगेटिव डेवलप हो रहा है, ये एंड पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, ये एंड नेगेटिव डेवलप हो रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे करंट
चलेगा। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, जब हमारा हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका होगा, यहां से कॉइल, ये ए बी पोर्शन है, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री हो गया, हाफ साइकिल। देखो ये ए बी इधर थी, सी डी इधर थी, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, तो ए बी उधर चले गई, सी डी इधर हो गई, लेकिन रोटेशन तो कंप्लीट ही होनी है ना। जब ए बी इधर थी, ए बी इस एंड पे थी, इस पे फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, अंदर की ओर लग रहा था, अंदर की ओर लग रहा था, अंदर की ओर लग रहा था। भाई जब यहां पहुंच गई ए बी, तो इस पे फोर्स बाहर की ओर लगेगा, और सी डी जो इधर पहुंच गई, इस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा। भाई समझो बात को, सेम चीज है, हाफ साइकिल हो जाने के बाद हम तो उसको रोटेट करते जाएंगे ना, आधा चक्कर खा के ए बी यहां पर है, अब जब ए बी यहां पर है, इस पे फोर्स बाहर की ओर लगेगा, रोटेशन तो कंप्लीट करनी है ना, और सी डी उधर चल गई, इस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। जब इस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा तो करंट नीचे की ओर चलेगा, जब इस पे फोर्स बाहर की ओर लगेगा तो करंट ऊपर की ओर चलेगा। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, बात तो वही है, लेकिन इस बार सी डी है इधर, पहले ए बी थी, सी डी का एंड, सी डी इस बार इस तरफ है, तो जो सी डी का एंड है वो कैसा डेवलप होगा, पॉजिटिव डेवलप होगा, और जो ए बी का एंड है वो कैसा डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप होगा। बात को समझो, पहले ए बी का एंड यहां पर अटैच था, ठीक है, और ए बी अंदर जा रही थी, तो पॉजिटिव डेवलप हुआ। तो बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर एक ना सेकंड डायग्राम में करेक्शन किए मैंने, करेक्शन कर लेना। देखो ए बी जो है वो S1 से कनेक्टेड है ना, S1, और S1 B1 से कनेक्टेड है, तो S1 तो B1 के साथ ही स्लाइड करेगा ना जब घूमता रहेगा, तो S1 B1 के साथ कनेक्टेड है। ये जो तुम्हारा ए बी पोर्शन था बेटा, वो तो B1 के साथ ही कनेक्टेड होगी, ठीक है, और जब ये पलट के उस तरफ चले गई सी डी, कनेक्टेड तो सी डी अभी भी किसके साथ है, B2 के साथ ही है ना, तो ये थोड़ा सा उधर को पलटाना है, ए बी B1 के साथ ही कनेक्टेड है और सी डी B2 के साथ ही कनेक्टेड, ठीक है। डायग्राम में थोड़ी करेक्शन करना है यार, यहां से मिटा के ना थोड़ा चेंज किया मैंने, वो गलत बन गया था कि ए बी रिंग S1 के साथ कनेक्टेड है, और जो S1 है वो तो B1 के साथ ही घिस रहा है ना मेरे भाई, और जो S2 है तुम्हारा, S2 वो B2 के साथ ही घिस रहा है ना, ये उधर को पहुंच गया, बस ये चेंज था डायग्राम में, उसको चेंज को करना। फिर से देखना, जब ये जो ए बी पोर्शन है इस पे फोर्स अंदर लग रहा था, अब उसी ए बी पे फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। जब फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, फील्ड तो वही है, तो करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। पहले ए बी पोर्शन में नीचे की ओर करंट था, राइट हैंड रूल लगा के देख लो, एफ बी आई, बी तो अभी भी उधर ही है, फोर्स इस बार बाहर की ओर लग रहा है, बी अभी भी उधर है, फोर्स इस बार बाहर की ओर लग रहा है, करंट एफ बी आई के हिसाब से ऊपर की ओर आएगा, तो करंट बेटा इसमें ऊपर की ओर आएगा। जाहिर सी बात है सी डी पे इस बार अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, जब अंदर की ओर फोर्स लगता है तो करंट नीचे की ओर चलता है मेरे भाई, और जब बाहर की ओर फोर्स लगता है करंट ऊपर की ओर चलता है। तो जब ऊपर की ओर चला था तो ये वाला एंड पॉजिटिव बना था, ये वाला एंड नेगेटिव बना था, तो भाई जब ऊपर की ओर चलेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो ये वाला एंड पॉजिटिव बनेगा, और जब नीचे की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला एंड नेगेटिव बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे घूमता हुआ करंट इस दिशा में चलेगा, यानी सेकंड हाफ साइकिल के दौरान जो B1 है वो पॉजिटिव आ रहा है और जो B2 नेगेटिव आ रहा है, लेकिन फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान उल्टा था, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में ये एंड पॉजिटिव डेवलप हुआ था, ये एंड नेगेटिव डेवलप हुआ था, और करंट कुछ
पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो किया। सेकेंड हाफ साइकिल में करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी करंट पलट जाएगा। अगर समझ में लग गया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक हाफ साइकिल और कंप्लीट हो जाएगा, ए बी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ए बी जब वापस अपनी जगह पे आएगी तो भैया ए बी पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा। जब ए बी पे फोर्स अंदर की ओर लगता है करंट नीचे चलता है। जब ए बी पे फोर्स बाहर की ओर लगता है करंट ऊपर चलता है। तो भैया ए बी में कभी करंट नीचे कभी करंट ऊपर, आधे साइकिल के लिए नीचे की ओर चलेगा, आधे साइकिल में ऊपर की ओर। ऐसा सी डी में होगा, आधे साइकिल नीचे आधे साइकिल ऊपर। ओवरऑल जो करंट है ये पलटता रहेगा। हाफ साइकिल के दौरान ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। हाफ साइकिल में करंट इधर को चलेगा, अगले हाफ साइकिल में करंट इधर को चलेगा, यानी कि ये ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। यहां से प्रूव हो जाता है। लेकिन मैंने बोला एग्जाम में आप ये वाला मेथड एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको पता लग गया। थोड़ा ध्यान से देखना, सेकंड डायग्राम में थोड़ा चेंज किया था, उसका ध्यान रखना है। एक बार फाइनली कंक्लूड करता हूं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो कि जी हाफ साइकिल के दौरान इसमें नीचे है तो अगले हाफ साइकिल में इसमें करंट ऊपर चलेगा। इसमें अगर ऊपर है तो अगले हाफ साइकिल में इसमें नीचे चलेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो इससे प्रूव हो गया बेटा ये ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये वाला नहीं, एग्जाम में ऑल्टरनेटिंग प्रूव करने के लिए हम दूसरा मेथड लगाएंगे। फिर से बोला, प्रिंसिपल लिख लिया, बहुत बढ़िया बात। कंस्ट्रक्शन डायग्राम की कर ली, बहुत बढ़िया बात। वर्किंग जो मैंने बताई और ऑल्टरनेटिंग ये जो मैंने बताया वो सिर्फ अभी नॉलेज के लिए था, उसको डिलीट कर देना। ठीक है, एग्जाम में उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। एग्जाम में अब ये कैसे अल्टरनेटिंग ये कैसे अटेम्प्ट करना है अब बताने जा रहा हूं। यानी मान लो शुरू से हमने कर लिया, प्रिंसिपल कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली, वर्किंग थ्योरी अभी मान लो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वाला नॉलेज के लिए सही है, आप उसको यूज करके अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे बेटा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। हमने आपको समझा दिया, बहुत बढ़िया बात है। अगली अब हेडिंग डाल लो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन के बाद बेटा जी। हाँ, ये जो मैंने प्लस माइनस वगैरह लगाए ना सारे, कब कौन सा प्लस है, हाफ पहले हाफ साइकिल में ऐसे वैसे, ये तो लगा दो, लेकिन प्रूफ हम दूसरे तरीके से करेंगे। अगली हेडिंग है आपकी वर्किंग ऑब्लिक थ्योरी, वर्किंग ऑब्लिक थ्योरी जी। अब उसमें लिख लो वर्किंग ऑब्लिक थ्योरी। प्रिंसिपल हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, अब किस पे आ रहे हैं, वर्किंग या थ्योरी इकट्ठे चलेगा बेटा। इसमें लिखो कि व्हेन कॉइल इज रोटेटेड इन external magnetic field as shown, when coil is rotated in external magnetic field as shown, flux through the coil changes, flux through the coil changes। ठीक है जी, as flux changes, as flux changes, some EMF is induced in the coil। As flux changes, some EMF is induced in the coil। तो we know flux is given by N into B into A into cos theta। Therefore the EMF induced can be written as E is equal to minus d phi by dt, यानी कि E is equal to minus ddt of N into B into A into cos of थीटा। फ्लक्स का फार्मूला
बी ए कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गए। अच्छा एक बात यहाँ पे लिख देना था, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, है ना, सिंबल्स अपने वही हैं पुराने, लिख ही लो कि हियर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है जी। अब कुछ नहीं है यार, फ्लक्स का फार्मूला ये है, यहां पे एक पंगा है कि यार थीटा इन्वॉल्व है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, लेकिन यहां पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो हम थीटा को चलो कन्वर्ट कर देते हैं। हमने लिख देना यहां पर कि इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी with which the coil is rotated, ठीक है जी। if let omega is the angular velocity with which the coil is rotated, then फिर ओमेगा को पता ही है थीटा डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये थीटा बाय टी हो गया, यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, ओमेगा इंटू टी आ गया। अब थीटा की जब मैं वैल्यू यहां पे पुट करूंगा ना, उसके बाद बहुत बढ़िया से डिफरेंशिएट ये हो जाएगा। अब यहां से देखो E इज इक्वल टू माइनस है डी डी टी है, साथ में क्या है N है, B है, A है, कॉस ऑफ थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करना तो आता ही होगा, N B A, तो ऐसे ही आ जाएगा कॉस ओमेगा टी की डिफरेंस माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, साथ में आपको पता ही है इस पार्ट की डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो ये बन गई माइनस, बेटा माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गई एन बी ए ओमेगा, हमने यहां लिख दिया, ये बन गई साइन ओमेगा टी। अब यार ये तो कांस्टेंट है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इसकी जगह हमने लिख दिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब भाई इतना तो तुम पढ़ ही आए हो कि अगर इस टाइप की इक्वेशन हो जाए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी टाइप, तो वैसे ही जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग होगी, क्योंकि एसी पूरा पढ़ लिया यार, अब तो एसी करंट पढ़ लिया, एसी वोल्टेज पढ़ ली, तो यहां पे प्रूव हो गया कि जो वोल्टेज जनरेट हुई है इट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। नीचे लिख लोगे, नीचे लिख लोगे भाई कि देयरफॉर वी कैन से दैट द ईएमएफ जनरेटेड इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, बात खत्म। तो ऐसे प्रूव करना है यार, पेपर में ये वाला पार्ट करा ना, जो जो मैंने बोला ना लेटर्स ये वो फ्लक्स चेंज हुई ऐसा वैसा, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। इसके नीचे क्या लिख लिया कि देयरफॉर वी कैन से दैट द ईएमएफ जनरेटेड इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, ईएमएफ जनरेटेड इज अल्टरनेटिंग इन नेचर जी। यहां पे इसकी जो पीक वैल्यू है बेटा, वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने किए कि ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और जो ई नॉट है जी वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी, बाकी ज्यादा बात है, जब ये हो जाएगा प्रिंसिपल लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया, वर्किंग थ्योरी में ये पार्ट लिख दिया, क्या करके आ जाओ, डायग्राम बना के आ जाओ यार, एक तरफ टाइम प्लॉट कर दो, एक तरफ ई प्लॉट कर दो, और यहां पर ये 0 लिख दो, ये t लिख दो, कि जब टाइम जो है t/4 होगा तब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, 3t/4 पे भी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। इसको पार्ट में डिवाइड करके मतलब ये डायग्राम बना के आ दो, बहुत होता है इतना। ठीक है जी, बाकी नॉलेज के लिए जितना मर्जी पढ़ते रहो यार, बुक्स देखते रहो, नोट्स भी देखते रहो, ये डायग्राम बना लेना यहां से, इसको बस पार्ट में डिवाइड कर दो, 0 लिख दो, यहां पे क्या लिख दो t/2, ये t/4, ये 3t/4, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, जो कि किसके इक्वल है, एन बी ए ओमेगा के इक्वल है। हाँ, यहां पे एक नोट करने वाली बात जरूर है, नोट करने वाली बात ये है कि भाई जिस एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल को रोटेट करते हो ना,
वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। देख, ये क्या थी एंगुलर वेलोसिटी, जिससे हमने कॉइल को रोटेट किया था। ये देखो, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच द कॉइल इज रोटेटेड। कहने का मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से कॉइल को रोटेट किया जाता है वही उस अल्टरनेटिंग करंट की क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो नोट में लिख लो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस्ड is equal to the frequency with which the coil is rotated. The frequency of the alternating voltage या current produced is equal to the frequency with which the coil is rotated. ठीक है जी। यानी अगर अपने यहां पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो उसको कैसे बनाते होंगे 50 हर्ट्ज के हिसाब से, भैया कॉइल को रोटेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या सेट करनी पड़ती होगी, 50 हर्ट्ज सेट करनी पड़ती होगी। जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करोगे उसी फ्रीक्वेंसी का करंट जनरेट होगा। अगर अमेरिका वाले 60 हर्ट्ज वाला करंट यूज कर रहे हैं तो भैया अपनी कॉइल को वो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रोटेट करवाते होंगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेशन होगी उसी फ्रीक्वेंसी का क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। बाकी ज्यादा बात को खींचते नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट में, सॉरी एसी जनरेटर में सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेना, फिर कंस्ट्रक्शन लिख लेना, फिर वर्किंग थ्योरी में जो अभी कराया वो कर लेना। इस पे बेस न्यूमेरिकल पहले भी आ चुके हैं, न्यूमेरिकल वगैरह आ सकते हैं। पीक वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है, NBA ओमेगा होती है। तो ओवरऑल बेटा जी कर कराकर ये टॉपिक भी कवर हुआ और ये चैप्टर भी कवर अप हो गया। न्यूमेरिकल्स अभी इस हफ्ते चलते रहेंगे, ठीक है जी। ये हफ्ता हम पूरा का पूरा इसी पे लगाएंगे। सैटरडे आपका टेस्ट हो जाएगा बढ़िया सा, और नेक्स्ट वीक से फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले EM वेव्स है, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स आ जाएगी। EM वेव्स को हम ऑप्टिक्स का ही पार्ट मान लेते होते हैं। तो इसको अच्छे से कर लेना जी। चैप्टर आपका क्लोज हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारकें। आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए भी बहुत बहुत भाई धन्यवाद। तो बाकी फिर बेटा कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट करते रहेंगे 1-2 दिन। अभी बात को क्लोज करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।